साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक यादव। आज की जो क्लास है यह सल्तनत कालीन प्रशासन एवं संस्कृति से संबंधित है और इसमें हम आज यह जानने का प्रयास करेंगे सल्तनत काल में जो केंद्रीय प्रशासन है और जो प्रांतीय प्रशासन है उसमें जो राजा होता था किन अधिकारियों के माध्यम से शासन सत्ता चलाने का प्रयास किया और चलाया भी। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। तो यहाँ पे देखिए जो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था, अब उसको समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जो स्ट्रक्चर बना है इसी के माध्यम से आज आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपको कि जो स्ट्रक्चर है इसको समझाएंगे, उसके बाद जब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो उसमें बहुत विस्तृत तरीके से जो केंद्रीय प्रशासन है और जो प्रांतीय प्रशासन था उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए शुरू करते हैं पहले ये जो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन होता था। प्रशासन में जो सबसे ऊपरी पद है केंद्र सरकार, जो केंद्रीय व्यवस्था थी। जैसे अगर हम आज के हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करें तो केंद्र को मान लें दिल्ली सल्तनत, जैसे आज की जो सरकार है दिल्ली। अब उसके बाद सुल्तान के पद पे अगर बात करें तो अगर यहाँ पे हम प्रधानमंत्री पद की बात कर दें सुल्तान के पद पर, ठीक है, प्रधानमंत्री की बात कर दें। अब उसके बाद सुल्तान को उनके कार्यों में सहायता करने के लिए या फिर बात करें जो सुल्तान को उनके कार्यों में मदद करने के लिए एक परामर्शदायित्री संस्था होती थी, उसे मजलिस खलवत कहा जाता था। अभी जो मजलिस खलवत थी ये भी दो भागों में बटी होती थी, एक था बार ए आम और दूसरा था बार ए खास। अब आपको यहाँ बताएं जो बार ए आम है, जब यही सुल्तान न्यायाधीश के रूप में, किसके, न्यायाधीश के रूप में कार्य करने लगता था, तब वही बार ए आम हो जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब केंद्रीय प्रशासन की बात करें। जो केंद्रीय प्रशासन होता था उसमें दीवान ए विजारत का पद था, सबसे ऊपरी पद। प्रधानमंत्री जो सुल्तान था उसके बाद का जो पद था वह था दीवान ए विजारत। अब दीवान ए विजारत के बाद जो पद था वह था दीवान ए अर्ज। ठीक, अब उसके नीचे जो पद था वह था दीवान ए इंसा। अब दीवान ए इंसा के बाद जो पद था, देख इसका ध्यान दीजिए, क्रम था उसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब उसके बाद दीवान ए इंसा के बाद जो पद था वह था दीवान ए रिसालत। ठीक है, ये तो क्रम रहा। अब देखिए यहाँ पे जो दीवान ए विजारत है, ये जो पद होता था, इस पद में ये जो पद था यह पद था वजीर का। ठीक है, ये जो दीवाने विजारत है, अब आपको यहाँ बताएं, ठीक है, जो दीवाने विजारत है यह पद होता था वजीर का, किसका, वजीर का पद होता था। ठीक है, अब इसमें देखिए जो वजीर का पद होता था, यह जो वजीर होता था यह अगर मुख्य रूप से बात करें तो यह राजस्व एवं अर्थव्यवस्था का प्रभारी हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ पे अब आगे चर्चा कर लेते हैं। अब जो दीवान ए अर्ज है, दीवान ए अर्ज है
यह पद हुआ करता था और जो दीवान ए अर्ज है यह पद था सैन्य विभाग का। किसका? यह पद था सेना का। ठीक है। और जो सेना का प्रमुख होता था उसे दीवान ए अर्ज कहा जाता था। ठीक है। और अगर हम बात करें सैन्य विभाग जो था जिसे रावत ए अर्ज भी कहा इसे हम कह सकते थे। अब उसके बाद अगर हम इसके प्रमुख की बात करें दीवान ए अर्ज जो विभाग था उसका जो प्रमुख होता था वह था आरिज ए मुमालिक। ठीक है। तो दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग था इसका जो मुखिया होता था उसे कहा जाता था आरिज ए मुमालिक। ठीक है। आरिज ए मुमालिक। ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपको इतना बताएंगे, उसके बाद जब अगली क्लास में चर्चा करेंगे बहुत विस्तृत तरीके से इसकी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसकी चर्चा तो हो गई। अब देखिए जो अगला पद है वह है दीवान ए इंसा का। ठीक है। ये दीवान ए जो इंसा का पद है, अब इसमें जो दीवान ए इंसा पद होता था यह होता था शाही सचिवालय। क्या था? शाही सचिवालय। ठीक है। ये जो शाही सचिवालय होता था इसे दीवान ए इंसा कहा जाता था। जो इसका प्रधान होता था उसे दबीर ए मुमालिक कहा गया। क्या कहा गया? दबीर ए मुमालिक। ठीक है। तो यहाँ पे जो दीवान ए इंसा है यह जो विभाग था यह था शाही सचिवालय का। शाही सचिवालय का जो प्रमुख होता था उसे दबीर ए मुमालिक कहा जाता था। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरा पद है जो दीवान ए दीवान ए रिसालत है। अब जो दीवान ए रिसालत पद है देखिए इसके विषय में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ जो इतिहासकार हैं इसे धार्मिक विभाग मानते हैं। ठीक है। इसे जो कुछ इतिहासकार हैं वो धार्मिक विभाग मानते हैं। अब कुछ जो इतिहासकार हैं ये बताते हैं कि यह जो विभाग है यह सुल्तान को या शासक को विदेशी वार्ता या कूटनीतिक संबंधों से संबंधित जो जानकारी होती थी अर्थात जो विदेश विभाग था, जो दूसरा विभाग है तो बात करें जो विदेश विभाग था, कुछ इतिहासकार इसे बताते हैं कि यह भैया एक विदेश विभाग हुआ करता था। ठीक है। तो इस तरीके से जो विभाग थे हमने चर्चा की। अब देखिए यहाँ पे तो अब हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं इसमें प्रांतीय की। ठीक है। अब देखिए प्रांत की हम अब तक केंद्र की चर्चा कर ली। अब बात करते हैं प्रांत की। अब प्रांत जो था इसमें देखिए विलायत या इक्ता, जो प्रांत होता था उसे विलायत ए इक्ता कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, जो जैसे अगर हम बात करें जैसे आज उत्तर प्रदेश है ये पूरा प्रांत हो गया, इसको तमाम प्रकार के नाम से जाना जाता था समय समय पर। तो ये जो दिल्ली सल्तनत है उस समय प्रांत को विलायत या इक्ता कहा जाता था और जो इसका प्रमुख होता था उसे वली या मुक्ता के नाम से जाना गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया
विलायत या इक्ता। अब प्रमुख कौन था? वली या मुक्ता। अब जो प्रांत के नीचे जो स्तर था प्रशासनिक का, वह था सिक। सिक को जो जिला होता था उसे सिक कहा गया, और जो इसका प्रमुख था वह था सिकदार। ठीक है, तो अर्थात बात करें तो यहाँ पे प्रांत के नीचे जो जिला था, जैसे हमने प्रांत को विलायत या इक्ता कहा, जो उस समय दिल्ली सल्तनत कहा जाता था, उसी तरीके से जिला को सिख के नाम से जाना गया और उसका जो प्रमुख था उसे सिकदार कहा गया। और जिला के नीचे जो क्षेत्र था वह था परगना, आज भी होता है। ठीक है, तो जिला के नीचे जो क्षेत्र होता है प्रशासनिक, जिसके माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था चलती है, वह था परगना। ठीक है, अब परगना का जो प्रमुख होता था वह था आमिर। ठीक है, अब जो परगना के नीचे विभाग होता था, जो क्षेत्र था वह था ग्रामीण। जो ग्राम था वह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई में था। ठीक है, इसका जो प्रमुख होता था वह था खूत या मुकद्दम। ठीक है, और जो ग्राम होता था इसे भी दो भागों में बांटा गया। अब देखिए, जो पहला इसमें विभाग है, तो इसमें जो पहला विभाग है वह था सदियों कहा गया, दूसरा चौरासियों कहा गया। आपको ध्यान देना है, जो ग्रामीण प्रशासन है उसको दो भागों में बांटा गया, पहला सदियों कहा गया, दूसरा चौरासियों कहा गया। अब सदियों का जो मतलब है, अर्थात जो गांव का समूह था, जो 100 गांवों का समूह था, 100 गांवों के समूह को कहा गया सदी। ठीक है, और जो 84 था इसे 84 गांव के समूह को 84 कहा गया। ठीक है, इस तरीके से जो केंद्रीय प्रशासन था और जो प्रांतीय प्रशासन है उसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया है कि महत्वपूर्ण पद तथ्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तथ्य में है कि अब देखिए पहला इसमें दिया है कि अमीरों का स्वर्णकाल। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार प्रश्न बना है। अब इसी में हमने जो प्रशासन में आपको बताया था दोनों में कि हर एक बिंदु पर आपको प्रश्न मिलेंगे। अब सब के सब बहुत महत्वपूर्ण, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है इसे। जो यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य भी है, यहाँ पे देखिए जो पहला बिंदु हमने बताया, अमीरों का स्वर्णकाल किस काल को कहा गया? लोधी काल को। जो लोधी काल है, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था लोधी वंश या लोधी काल, इसे अमीरों का स्वर्णकाल कहा गया। ठीक है, जबकि बलबन का काल उनका निम्न काल था। जो अमीर थे इनके अगर स्वर्णकाल की बात करें, लोधी काल को अमीरों का स्वर्णकाल कहा गया। अब जबकि बलबन का जो काल था, समय था, वह अमीरों का सबसे निम्नतम काल था। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा बिंदु यहाँ पे है, तुगलक काल बिजारत का स्वर्णकाल कहलाया। अर्थात जो वजीर का पद है इसका स्वर्णकाल तुगलक काल से संबंधित रखता है। ठीक है, अर्थात जो बिजारत पद है, जो वजीर का पद है, ठीक है, यह सबसे ज्यादा पावर में, सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति में तुगलक काल में रहा। ठीक है, अफगान जिसे लोधी कहा गया, शासन काल बिजारत का निम्न काल रहा। अगर यहाँ पे प्रश्न बने, ठीक है, प्रश्न सब महत्वपूर्ण है, यहाँ पे जो बिंदु है सब महत्वपूर्ण है। जो अगर प्रश्न मान बन ही जाता है तो उसे लगभग बन भी जाता है कि बिजारत का स्वर्णकाल किस काल को कहा गया? तुगलक काल को कहा गया। और बिजारत का निम्नतम काल किस काल से संबंधित है?
तो अफगान जो लोधी काल है वही बिजारत का सबसे न्यूनतम काल था। अब देखिए तीसरा बिंदु यहाँ पे, साहूकारों का स्वर्ण काल मोहम्मद बिन तुगलक का काल कहलाता है। ठीक है, आपको समझना है कि जो साहूकार होते थे उनका जो स्वर्ण काल था वह मोहम्मद बिन तुगलक के काल को कहा जाता था। अब देखिए चौथा बिंदु यहाँ पे है कि जमींदारों, जो जमींदार थे, जमींदारों में जो आते थे उसमें खूत थे, मुकद्दम थे, चौधरी थे। एक ग्रामीण प्रशासन, जो ग्राम होता था इसके प्रशासन को ये लोग चलाते थे। ठीक है, खूत, मुकद्दम, चौधरी का निम्न काल अलाउद्दीन खिलजी का काल कहलाया। अभी आपको यहाँ बता दें, पिछली कहा जब हमने इसको पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी को, तो हम बताए थे कि जो खूत, मुकद्दम, चौधरी थी, इनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी के काल में कि इनके घर में कोई अपनी बहन बेटियों को ब्याहने के लिए तैयार भी नहीं होते थे। अगर दूसरी बात करें बिंदु की, तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो खूत, मुकद्दम, चौधरी घर की महिलाएं होती थी वह जो मुसलमान हुआ करते थे उनके घर में जा कर के खाना, चौका बर्तन का काम किया करती थी। इनकी इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी। अब देखिए जो पांचवा बिंदु यहाँ पे है, नायब ए गीमत। ठीक है, नायब ए गीमत, अगर इसकी बात सुल्तान की अनुपस्थिति में राजधानी में उसका जो प्रतिनिधि होता था उसे नायब ए गीमत कहते हैं। अर्थात बात है जैसे अगर कोई शासक किसी दूसरे प्रांत पर हमला करने के लिए गया, आज के समय में तो मिसाइल और है नहीं, जहाँ से बैठे वहीं से मार दिए, या 4 व्हीलर हवाई जहाज तो है नहीं, पूरे 2 घंटे पहुंच गए। पहले क्या था, पूरी प्लानिंग होती थी, हाथी, घोड़े, इन तमाम प्रकार के जो चलने के साधन थे, परिवहन के साधन थे, उसी को लेकर के लोग जाया करते थे। जब सुल्तान जाता था तो कम से कम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक वो बाहर ही रहता था। तो उस समय जो प्रशासन था, केंद्रीय प्रशासन था, वो उसको चलाने के लिए जो जिसे नियुक्त किया जाता था, जो पद था, उसे नायब ए गीमत का पद कहा गया। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में चर्चा की। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।